देखिए भविष्य तो देखना बंद कर दिया है मैंने और हाथ वाथ नहीं देखा करता, पर अब आंकड़े और जो आक्रोश है वो ये बता रहा है कि बीजेपी का डाउनफॉल बहुत स्टीप है और ये बहुत नीचे आगे गिरेंगे और 50 से 75 के आसपास इनकी कहीं सीट की रेंज रहेगी। पर सर सी वोटर तो कुछ और ही दिखा रहा है जो सर्वे। देखिए सी वोटर वाले जो हैं वो ये जो सर्वे होते हैं ये सीफोलॉजी के सर्वे होते हैं और इनकी शुरुआत हिंदुस्तान में प्रणॉय रॉय साहब ने की थी अशोक लहरी साहब के साथ मिलके। 89 के जनरल इलेक्शन में इन्होंने, डेविड बटलर साहब 84 के इलेक्शन में इन्होंने ये काम किया था। उसके बाद योगेंद्र यादव आए, अब ये सी वोटर, पी वोटर, ये सब पेड है। अब ये माइंड मैनिपुलेशन टेक्निक और प्रोपोगंडा का हिस्सा बन गए। इनकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है, इनके अंदर कोई ऐसा एकेडमिक आदमी नहीं है जो उस रिसर्च के ऊपर ये कह सके कि ये रिसर्च मेरी है। तो इन सबको आप खारिज करके सर सच ही होता है ना, कब होता है भाई मुझे बताओ कब होता है। देखिए अगर इनके हिसाब से चले तो अब तक तो हिंदुस्तान भर के अंदर बीजेपी की सब जगह सरकार हो गई थी। तो ये तो पेड है। आप मालूम कर लीजिए इनका यूपी के लिए बेहतर नेता कौन रहेगा, अखिलेश, मायावती या योगी या जयंत? देखिए क्राइसिस तो लीडरशिप का ही है और ईमानदारी की बात बताऊं कि चाहे वो मुलायम ये अखिलेश जी हों चाहे जयंत चौधरी हों, ये तो अभी राजनीति में सार्वजनिक क्षेत्र में उतरे हैं, इन्हें अपनी लीडरशिप तो प्रूव करनी पड़ेगी। यही हाल मायावती जी का है। तो इस वक्त जो है ये एक पॉजिटिव वोट तो बाद में देखा जाएगा। भाई अपने अपने विधानसभा के सदस्य चुनो और वो जिसका बहुमत आए वो अपना नेता चुन ले। तो अभी से मुख्यमंत्री के लिए या नेता के लिए ना करिए, क्योंकि भारत का क्राइसिस जो है वो लीडरशिप क्राइसिस है और हम इसमें धोखा बहुत खाते हैं। आपने देखा कि मनमोहन सिंह बुरे लगने लगे थे, भ्रष्टाचारी लगने लगे थे, फिर हम एक 56 इंच का सीना ले आए, वो सब कहता कुछ था करता कुछ था, सब बेच दिया उसने। तो हम लोगों को किरदारों की भी पहचान नहीं है। वैसे इस बार अगर ये 3 पाए का स्टूल बन जाए तो बहुत बेहतर है। 3 पाए मतलब सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल, ये दोनों पहले मिलने हैं। राष्ट्रीय लोकदल और सपा चुनाव से और बसपा बाद में समर्थन दे दे। तो वजह क्या है कि ये तीनों के तीनों प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इस बार जो वोट होगा यूपी में जाति पर होगा या फिर धर्म पर होगा? इस बार जो वोट होगा वो एंटी मोदी एंटी योगी होगा। एंटी मोदी एंटी योगी, एंटी मोदी एंटी योगी। लोग इनके झूठ से, इनकी कुनीतियों से, इनके असंवेदनशीलता से इनसे छक दिए। सच तो कोई नेता नहीं बोलता ना, कौन सा सच बोलता बताइए नेता? इतना झूठ भी कोई नहीं बोलता भाई। एक संतुलन होता है। देखो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा मसाला ऐसा नहीं बना जिसकी अधिकता सब्जी को स्वादिष्ट बना देती है। सब मसालों का संतुलन। ऐसे ही आप अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा सब मिला के चलिए, संतुलन बना रहेगा और स्वादिष्ट बने रहेंगे आप, लोगों के लिए उपयोगिता बनी रहेगी आपकी। जो राष्ट्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक मजबूत छवि के सहारे, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे चढ़ी थी, जिनकी इन्होंने भारत की एक पहचान बनवाई बांग्लादेश वाली लड़ाई के बाद, वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी बीच में, बताइए। उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री, और वैसे नेताजी का संबोधन तो मुलायम सिंह के लिए भी है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए भी है। लेकिन सर मोदी जी और सीएम योगी जी राशन बांट रहे हैं, नमक की थैली बांट रहे हैं, सब पे प्रचार हो रहा है उनका, उनके फोटो भी जा रहे हैं उस पर। उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या चुनाव पर? कितने अफसोस की बात है कि लोगों को भिखारी बना दिया। ये भारत की आर्थिक कुनीतियों का परिणाम है और इसमें एक पक्ष को तो कुछ वक्त के लिए भिखारी बना रहे हैं और दूसरे पक्ष को उसकी कीमत दुगनी अदा करनी पड़ रही है। अब आपने बताया कि लोगों को जो राशन बट रहा है वो गैस पे ही तो पकेगा। अब गैस की हालत आपने देख ली क्या कर दी है इन्होंने। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए 100 लीटर तेल 100 रुपये के भाव को बिकता है। अब उसमें से आपने कह दिया कि हम 50% 50 लीटर तेल मुफ्त में बांटेंगे। तो इस मुफ्त वाले का खर्चा कौन देगा? सरकार देगी। कौन देगा? उसके लिए उन्होंने सीधा कर लिया कि इधर मुफ्त दिया और इधर वो दुगने रेट पे कर दिया। व्यापारी को तो उतना ही लाभ हो गया, अडानी साहब को सरसों के तेल पे उतना ही लाभ हो गया। और जयंत अखिलेश सरकार बना पाएंगे यूपी में? बनानी चाहिए, हम लोग मेहनत करेंगे। चाहिए नहीं, बना पाएंगे नहीं। आपका आकलन क्या कह रहा है सर? सत्ता में आ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन हो रहा है और जो सेकंड है वो यही है, इन्हीं के पास आएगी। बहुमत से या फिर गठबंधन होगा? इन दोनों का तो गठबंधन ही बहुमत मानिएगा। और अगर 2-4-6 होंगी कम तो बहुत हैं और आने के लिए। लेकिन एक बात समझ लिए कि बीजेपी का वो मटका फूट गया जिसमें उसका गठबंधन था, अब तो वो सब बिखर लिया। सर ये तो 14 के बाद भी कहा गया, 19 में जीते ना, ज़्यादा सीटें आई ना मोदी जी। 19 में आपको यही आक्रोश दिख रहा था क्या? क्या आक्रोश है बताइए अब?
आप जाकर देखिए। अरे सर, अरे तमाम- सरकार, तमाम आप किसान- मुझसे ऐसी बातें मत करिए। हाँ। अब ये आप किसानों को भली बातें जानते हैं, उनके बीच रहे, उनका क्या मूड था, क्या कहते थे वो लोग? दुखी थे। अगर 2 गठ वाले भरतू के हाथ लग जाए ना, ये 56 इंच का सीना, तो 85 साल की उम्र में भरतू निचोड़ के फेंक देगा। इतना आक्रोश था। हाँ। कहें किससे, क्या कहें? हर वक्त रोते ही रहें, हर वक्त गुस्से में ही बैठे रहें। अब की बार पंजाब में क्या हो रहा है, क्यों नहीं पैर धर पाए? कभी किसी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हुआ है क्या? अपनी हार स्वीकार करने के बजाय, अपनी हरकतों पे शर्म करने के बजाय प्रधानमंत्री वो को तो आदमी झूठ जूते बोल के भी भागा। फेंक के मारे गए हैं सर, आप क्या बात कर रहे हैं? जूता मारने भी तो कोई आया होगा। यहाँ तो बिना जूता पड़े ही भाग लिया। 1 लाख कुर्सियों में 700 बता रहे हैं लोग, मैंने मान ली 7000 भी। ये पब्लिक का आक्रोश है। यही आक्रोश आपको अभी यूपी में दिखेगा। सर, यहाँ पे पंजाब और लोगों यूपी की परिस्थिति अलग है, आप मान सकते हैं। जी बिल्कुल अलग है। वहाँ के मंत्रियों की हिम्मत नहीं पड़ पाई उन किसानों के ऊपर सर, गाड़ी बॉर्डर चढ़ाने पे की, यहाँ चढ़ाई। बॉर्डर पर आप 1 साल रहे सर, जी लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान कहता रहा कि बीजेपी का कोई नेता नहीं जाएगा। सबसे ज्यादा रैली बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करी है। जी, मैं भी आपको बता दूं, वैसे तो मैं इनकी इस बात से ही सहमत नहीं था। लोकतंत्र में अपनी बात कहने आना चाहिए, और जब आप वो आएगा ही नहीं तो आप उसकी कमी उसके मुंह पे उसे बताएंगे कैसे? तो ये चीज़ गलत थी कि भाई आप किसी को आने से रोकें। तो कैसे विश्वास किया जाएगा फिर? वोट डालेंगे हम, वोट से होगा। अच्छा, आप ये आंकड़ा देख रहे हैं, अब की बार एक और आंकड़ा देखिएगा कि कितने बूथ लगते हैं गांव में इनके। क्यों बूथ नहीं लगने दोगे आप लोग? लगाने वाले ही नहीं मिलेंगे भाई। क्या बात कर रहे सर, रैलियों में तो भीड़ आ रही है दबा के। ये रैलियों में कहाँ से घुसे? ये मेरठ मुजफ्फरनगर से नहीं घुस सकते थे अब की बार। हाँ। 2013 के दंगे के बाद ये 2014 में मुजफ्फरनगर के रास्ते घुसे थे। ये तो अच्छा मनाओ कि मुजफ्फरनगर से सटा हुआ बागपत, मुजफ्फरनगर को नशा हो गया, बागपत बचा रह गया। अब की बार ब्रज से घुसे हैं, अलीगढ़ से। वहाँ पहली रैली में देखी थी क्या हालत हुई थी। और ईमानदारी की बात बताऊँ, मुजफ्फरनगर का जाट मारा है ना तो जूते चप्पल से मार लेगा ज़्यादा। दंगे किसने करवाए? ब्रज का मारेगा ना तो लठ से मारेगा। वो दंगे का जिम्मेदार कौन था? दंगे के लिए जिम्मेवार एक तो मोदी सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की रेकी थी, जो इन्होंने गुजरात में चीफ मिनिस्टर रहते हुए करी थी। नंबर 1 चीज़, आप जाइए उस वक्त के जितने कैंप लगे थे मुसलमानों के लिए, इनके लिए, उनके लिए, उन सब के बाहर कितनी बड़ी बड़ी इनकी फ़ोटो लगाई गई हैं। दूसरी चीज़, मुलायम सिंह यादव जी की जो सरकार थी वो उसमें असफल हो गई, और आज़म खान साहब ने कोई फ़ोन वोन जो करे उसकी वजह, अखिलेश यादव उस वक्त आज़म खान साहब की सरकार जो मंत्री थे उन्होंने कोई फ़ोन करा था, ऐसा कहा जाता है। मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैं देखो वकील होने के नाते जब तक फाइल सामने नहीं आती मैं उसमें कुछ नहीं कहता हूँ। तो वो उसका एक आक्रोश था, उन्होंने उस ध्रुवीकरण में ये सोचा कि भाई मुसलमान इधर आ जाएंगे, हिंदू इधर आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सब लोगों के कहने की बात है, लेकिन पोलराइजेशन हुआ। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं 2013 में जब साइकिल पे कैथल से कलकत्ता जा रहा था तब मैंने आसनसोल तक उस दंगे की आहट सुनी थी। तो लोग भूल गए क्या उस दंगे को? उस गलती को स्वीकार कर लिया, भूल नहीं गए। उसमें जो गलती थी वो स्वीकार कर ली कि इनको लड़ाने वाला कोई और था। पर रोकने वाला बताऊं, संजीव बालियान पहले 5 लाख से जीते थे, अब की बार चौधरी अजीत सिंह 5000 से हराए गए थे। ये अंतर है। और अब की बार ये कार्य पूरा हो लिया। आप मुजफ्फरनगर में भी अभी तो सीट भी नहीं मिली है। मुजफ्फरनगर में जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो भी बीजेपी को वोट देते हैं, उसका साथ दे रहे हैं, तो उन्होंने भी सबसे पहले फरवरी की अपनी महापंचायत में यही कहा था कि हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई थी चौधरी अजीत सिंह जी को हरवा के। तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नरेश टिकैत जी का अपना वक्तव्य था ये। तो लोकदल पे फोटो लगेगा राकेश टिकैत का बैनर पर? नहीं, क्यों लगाने की जरूरत है? ये तो अराजनीतिक हैं, ये तो अराजनीतिक हैं। 2 बार चुनाव भी लड़ी। वैसे अगर राजनीतिक है तो ये किसी को वोट डालने को कहने के लिए है ना राजनीतिक, वैसे तो काम सारे वही। वो भी अपनी गलतियों से सुधार लिए। अब की बार वो कहीं इलेक्शन के किसी उसके चक्कर में। संयुक्त मोर्चा कहता कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी बना ली ना 22 संगठनों ने। भाई उसमें उग्राह है, उसमें चडूनी है, उसमें टिकैत है। अरे भाई 40 में बतेरे तो ऐसे थे छोटे छोटे, जिसके पास किसी पे 1000 सदस्य थे, किसी पे 2000 सदस्य थे, और 40 में उसका नाम था संयुक्त किसान मोर्चा में बैठा हुआ था, उसने भी अपने जोड़ लगा दिया। तो उन्हें मत गिनो। किसान जो हैं, वो जो संगठन है बड़े किसान, वो सब अभी एक जगह हैं। और किसान इस बार बीजेपी को सबक सिखाने के लिए अपना वोट खराब नहीं करेगा।
उसे भी मालूम है ये आखिरी लड़ाई है। अगर ये मान लो किसान आंदोलन की जीत, अगर इसे हम जीत मानते हैं, काले कानून वापस कराना, तो ये जीत खत्म हो जाएगी। अगर हम चुनाव में हारते हैं तो ज़मीन फिर खतरे में मतलब पड़ किसानों जाएगी। के साख दाव पे है इस बार। अस्तित्व दांव पे है, ज़मीन गई और कई इतिहास जातियाँ जो हैं इतिहास बन जाएंगी फ़ौरन। तो वो तो जातियाँ लड़ेंगी, नस्ल की और फसल की लड़ाई वो लड़ेंगी।